नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रूस यूक्रेन के बीच अब तक का सबसे भीषण युद्ध जारी है। ज़ेलेंस्की रोजाना रूसी शहर पर हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की हर दिन कम से कम एक नए शहर पर हमला करते हैं। यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस में कोहराम मचा हुआ है। न सिर्फ रूस में बल्कि क्रीमिया में भी बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की को जवाब देने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा प्लान बनाया है। अहम खबर है, यूक्रेन का रशियन केमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। फ्रांस में केमिकल प्लांट पर अटैक हो गया। ATACMS मिसाइल से यूक्रेन ने ये हमला अंजाम दिया है। और इस बीच रूस के तुला शहर पर बड़े हमले की खबर आ रही है। तुला शहर पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। मॉस्को के दक्षिण में स्थित है तुला शहर और इसे निशाना बनाया है यूक्रेन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तुला में यूक्रेन ने बड़े अटैक को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों को देखकर ये रिहायशी इलाका मालूम पड़ रहा है। तो यूक्रेन कर रहा है बारूदी अटैक। शहर शहर विध्वंस की खबरें सामने आ रही हैं। रूस में कई जगहों पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ब्रियांस्क में केमिकल प्लांट को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। ब्रियांस्क में ATACMS मिसाइल से यह अटैक अंजाम दिया गया। रूस के तुला में पहली बार यूक्रेन ने अटैक किया है। तुला में यूक्रेन का ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। रशियन डिफेंस सिस्टम ने हालांकि कई हमलों को यहां पर नाकाम कर दिया। कुर्स्क को यूक्रेन से बचाने के लिए रूसी और उत्तर कोरियाई सेना के साथ साथ पुतिन ने अब तालिबानी लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जंग के मैदान से। अगर जनवरी के अंत तक कुर्स्क यूक्रेनी फोर्स से मुक्त नहीं हो पाया तो पुतिन और उनकी सेना ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि क्या पुतिन अंतिम विकल्प पर काम कर सकते हैं? क्या रूस यूक्रेन में परमाणु ब्लास्ट कर सकता है? इस वक्त सबसे भीषण जंग अगर किसी मोर्चे पर हो रही है तो वो है कुर्स्क। यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उधर यूक्रेन कुर्स्क की धरती पर कब्जा करता जा रहा है। कुर्स्क में ज़ेलेंस्की सेना को सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि उसे मदद मिल रही है। कुर्स्क की यह वो जंग है जो अब महायुद्ध में बदल सकती है। कुर्स्क में भड़की ये बारूदी अग्नि तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। कुर्स्क को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पुतिन सेना एटमी हमला भी कर सकती है। पुतिन और उनकी सेना इसलिए बौखला गई है क्योंकि 24 घंटे के अंदर कुर्स्क में यूक्रेन को कई मोर्चों पर बढ़त मिल गई।
कुर्स्क में रूस के लिए जंग लड़ रही उत्तर कोरिया की सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में बड़ी तादाद में उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने कुर्स्क में उत्तर कोरिया के 300 सैनिकों का खात्मा कर दिया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में उत्तर कोरिया के कई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने इन सैनिकों को उत्तर कोरिया को वापस करने की भी पेशकश की है। यूक्रेन उत्तर कोरियाई सैनिकों के बदले अपने उन सैनिकों की रिहाई चाहता है जिन्हें रूस ने बंधक बना रखा है। लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अब तक जवाब नहीं दिया। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सरेंडर करना शुरू किया तो किम ने अपने सैनिकों के लिए नया फरमान जारी कर दिया। किम ने कहा कि अगर सरेंडर या गिरफ्तारी के हालात बने तो सैनिक खुद को खत्म कर ले। इतना ही नहीं, कुर्स्क की जंग जीतने के लिए अपने सैनिकों को बचाने के लिए किम जोंग ने हजारों सैनिक और हथियार भेजने का ऐलान किया है। उधर पुतिन के कहने पर तालिबान के लड़ाके भी कुर्स्क पहुंच गए हैं। तालिबानी जंगबाज भी यूक्रेनी फोर्स पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से मुक्त करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यह जंग अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन गई। रूस कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को इसलिए नहीं खत्म कर पा रहा है क्योंकि यूक्रेन को नाटो की मदद मिल रही है। नाटो ने ट्रेनिंग के नाम पर दर्जनों वॉर कमांडर्स को यूक्रेन भेज दिया है। नाटो के ये कमांडर्स ही कुर्स्क में हमले का प्लान बना रहे हैं। इन्हीं के निर्देश पर ही कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती पर कब्जा करती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन जिस तरह से हमले कर रहा है उससे रूस की ग्लोबल बेइज्जती हो रही है। इस बेइज्जती से बचने के लिए रूसी सेना ने कुर्स्क में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना के जबरदस्त हमले से कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 350 सैनिक मारे गए। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के सैन्य वाहन को भस्म कर दिया। कुर्स्क के क्रुगलेन में 8 घंटे की विध्वंसक जंग हुई। यूक्रेनी सेना के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। कुर्स्क में रूस ने नाटो के सैन्य वाहन को भी जला दिया। रूस ने Su-34 से उस जगह पर बमबारी की जहां पर यूक्रेन की टुकड़ी मौजूद थी। एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे गए। यानी एक तरफ रूसी सेना जलजला ला रही है तो दूसरी तरफ उसे उत्तर कोरिया के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों का साथ मिल रहा है। यही वजह है कि कुर्स्क की लड़ाई अब बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। अगर जनवरी के अंत तक रूस कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से मुक्त कराने में कामयाब नहीं हुआ तो फरवरी में युद्ध का सबसे विध्वंसक चैप्टर खुल सकता है। कुर्स्क को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अगर पुतिन सेना परमाणु हमला करते तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच यूक्रेन युद्ध में रूस को लगा है बहुत बड़ा झटका। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा रूसी सैनिकों की जान चली गई है, मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद ये सबसे बड़ा नुकसान है। 24 घंटे में 1500 रूसी सैनिक ढेर हो गए।
तो यूक्रेन का हमला रूस को वाकई इस हमले ने दहला कर रख दिया है। एक दिन में यह सबसे बड़ा नुकसान है। 1510 रूसी सैनिकों की मौत का यह बड़ा आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 13 जनवरी तक 8,09,760 सैनिक मारे गए हैं। आप आंकड़ा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध किस भयावह मोड़ पर पहुंच गया है। टैंक 9,764 अब तक बर्बाद किए जा चुके हैं रूस के। आर्म्ड व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो 20,315 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। आर्टिलरी 21,876 अब तक नष्ट हुई है इस युद्ध में। इसके अलावा ड्रोन्स का अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से, 22,204 से ज्यादा ड्रोन अब तक इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि यह जंग किस मुहाने पर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक हफ्ते और फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नीतियों का खुलासा करेंगे। युद्ध खत्म करवाने के वादे को पूरा करने का अभियान छेड़ेंगे। वक्त बीतने के साथ ही पुतिन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने जो बातचीत का प्लान तैयार किया है उसके लिए यूक्रेन में बड़ी तबाही लाना होगा। यूक्रेन को बेबस और लाचार बनाना होगा। पुतिन के मास्टर स्ट्रोक के लिए सर्वनाश का साइक्लोन आने वाला है। लेकिन युद्ध के इस दौर में ड्रोन सबसे अहम हथियार साबित हो रहा है। यूक्रेनी ड्रोन रूस की धरती पर धमाके कर रहे हैं, तो वहीं ड्रोन से ही रूस कीव में तबाही लाने की कोशिश में है। आधुनिक दौर का सबसे घातक हथियार, आसमान में विमान जैसी रफ्तार और फिर जमीन पर बम जैसा प्रहार। दुनिया के ताकतवर एयर डिफेंस को मात देने की ताकत और कई किलो विस्फोटक से ब्लास्ट करने की क्षमता की वजह से ही ड्रोन अब सबसे घातक हथियार बन चुका है। न पायलट की जरूरत, न सैनिकों को गंवाने का डर। कई किलोमीटर दूर तक जाकर ड्रोन अब मिसाइल की तरह धमाके कर रहे हैं। आसमान में उड़ने वाली इस मशीन ने युद्ध का तरीका बदला और अंजाम भी तय करने वाला हथियार साबित हो रहा है। ड्रोन यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। रूस भी ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। जंग में ड्रोन का इस्तेमाल 500% बढ़ गया है। जमीन पर बार बार मात खा रहे यूक्रेन ने इस वक्त भी रूस की जमीन पर धमाकों का सिलसिला जारी रखा है, तो उसकी वजह भी ड्रोन है। एयर डिफेंस खत्म होने के बाद भी अगर आसमान में रूसी ड्रोन नष्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह भी यूक्रेन की ड्रोन पावर ही है। रूस यूक्रेन अब तक हजारों ड्रोन के इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन युद्ध में इसी ड्रोन फेज की वजह से ड्रोन को नाकाम करने के नए तरीके भी तलाशे गए। ड्रोन गिराने के लिए कई गन बनाए गए, वाहन पर ड्रोन प्रोटेक्टर लगा दिए गए, ड्रोन को ड्रोन से बचाने के लिए जाल लगाए गए।
ड्रोन को नाकाम करने और गिराने के कई तरीकों की एंट्री के बाद अब एक और नए दौर की शुरुआत हुई है। अब युद्ध में फाइबर ऑप्टिक वाले ड्रोन की एंट्री हो चुकी है। ये ड्रोन अब नई चुनौती साबित हो रहा है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को ड्रोन से जुड़े एक बहुत पतली केबल से नियंत्रित किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से गिराना बेहद मुश्किल है। ये रूस का फाइबर ऑप्टिक वाला ड्रोन है। थर्मल कैमरे से लैस ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से नहीं गिराया जा सकता और रात में भी हमलों को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन की वजह से ही रूसी सैनिकों को डोनेत्स्क के इलाकों पर कब्जे में 3-3 महीने का वक्त लग रहा है। डोनेत्स्क कामयाबियों के बीच यूक्रेन ने ड्रोन से फिर रूस को बड़ा शॉक दिया है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी ड्रोन रूसी कमांड सेंटर पर गिरा। यूक्रेन के हमले में रूसी कमांड सेंटर नष्ट हो गया। रूस के कई सैनिक और सैन्य अफसर कमांड सेंटर में मौजूद थे। यूक्रेन ने यह हमला उस वक्त किया जब उसे जमीन पर बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क के कुराखोव पर कब्जा कर लिया। जमीन पर रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है और जंग में अब ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया जा रहा है। डोनेत्स्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना उसी बॉर्डर के रास्ते आगे बढ़ रही है जिससे यूक्रेनी फौज यूक्रेन में गई थी। रूस या तो इस इलाके में कब्जा करके कुर्स्क का बदला लेगा या फिर ये यूक्रेनी सैनिकों की वापसी का विकल्प बंद करने का अभियान है। रूस की जमीन पर यूक्रेन के हमलों का प्रतिशोध भी जारी है। रूस लगातार ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी वाहनों और हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया है। कीव में एयर डिफेंस के बावजूद धमाकों की वजह भी ड्रोन है। देखिए रूसी कामिकाज़ी ड्रोन कितनी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। इसी तरह कम ऊंचाई पर रहकर यूक्रेनी ड्रोन रूस पे कहर बरपा रहे हैं। रूस के इन हमलों के बीच अब यूक्रेन पर बहुत बड़े और घातक हमलों की उम्मीद की जा रही है। वजह है ये आग। 5 दिनों से एंगेल्स में तेल डिपो जल रहा है। रूसी बॉम्बर का फ्यूल जल चुका है। रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के एंगेल्स बेस पर Tu-95 और Tu-160 जैसे विमानों की तैनाती है, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। यूक्रेन ने ड्रोन से किसी बॉम्बर को नुकसान पहुंचाने की जगह तेल डिपो पर हमला किया। ड्रोन से हमले से रूस के बॉम्बर को बहुत मामूली नुकसान पहुंचता है, लेकिन यूक्रेन के हमले में तेल डिपो पूरी तरह भस्म हो गया। तेल डिपो के सभी 6 टैंक में आग लग गई। 8 लाख टन जेट विमानों का तेल जल चुका है। जिन विमानों से यूक्रेन पर मिसाइल हमले होते रहे, जिन रूसी विमानों से यूक्रेन पर बम बरसाएगा, उसी बेस के तेल डिपो को भस्म करके यूक्रेन ने इंतकाम लिया है, तो वो भी सिर्फ ड्रोन से ही मुमकिन हो सका।
यूक्रेन भले ही बड़े हमले करने में कामयाब रहा, लेकिन अब यूक्रेनी सेना हिम्मत हार चुकी है और रूस ने भी यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खबर तो ये आ रही है कि क्रीमिया पर भी बड़ा हमला मुमकिन है। रूस ने तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। मिलिट्री बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। यूक्रेनी हमले का जवाब देने के लिए की गई है ये बड़ी तैनाती। तो क्या क्रीमिया पर होने जा रहा है बड़ा हमला? क्रीमिया पर मंडराया यूक्रेनी हमले का खतरा। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई। क्रीमिया में मिलिट्री बेस पर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। यूक्रेनी हमले को जवाब देने के लिए तैनाती बढ़ाई गई। फ्रंट लाइन से हटाकर क्रीमिया में इसे तैनात किया गया है। ATACMS से क्रीमिया पर किया जा सकता है हमला, इस बात के आसार बढ़ते दिख रहे हैं। और जिस वक्त युद्ध खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है, जिस वक्त यूक्रेन के अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी वक्त रूस ने चौथी बार नाटो के बर्बाद हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी है। इस प्रदर्शन के लिए नाटो की सैन्य शक्ति का मखौल उड़ाया जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शनी का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं है। इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना की एक बड़ी और सोची समझी चाल है। एक तरफ विध्वंसक युद्ध हो रहा है तो दूसरी तरफ नाटो की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन के भूभाग को जला रही है तो दूसरी तरफ नाटो के इज्जत का जनाजा निकाल रही है। रूस ने चौथी बार नाटो के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। ये जंग में जब्त किए गए नाटो के बर्बाद और कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी है। ये चौथी ऐसी प्रदर्शनी है जो रूस के स्कोव शहर में लगाई गई है। रूसी सेना ने पहले जंग के मोर्चे पर नाटो के हथियारों को तबाह किया, फिर बर्बाद हथियारों को इकट्ठा कर रूस ले आए। अब इन्हीं हथियारों की नुमाइश लगाई जा रही है। रूस के लोग बड़ी तादाद में नाटो के बर्बाद हथियारों को देखने पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर रूस नाटो के कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी बार बार क्यों लगाता है? इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना का मकसद क्या है? दरअसल इस प्रदर्शनी के जरिए पुतिन एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। युद्ध में अब तक बड़ी तादाद में रूस के सैनिक मारे जा चुके हैं। लंबे युद्ध की वजह से सेना का मनोबल टूट चुका है। जंग के लिए रूस को नए सैनिक की जरूरत है। लेकिन पुतिन के सामने मुश्किल यह है कि रूस के युवा सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। इन युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने के लिए ही यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके माध्यम से न सिर्फ युवाओं को जंग में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि सेना का भी मनोबल बढ़ाया जा रहा है। सेना को संदेश दिया जा रहा है कि उसमें नाटो के खतरनाक हथियारों को भी ध्वस्त करने का मादा है। ट्रंप शासन शुरू होने पर संभव है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि युद्ध की आग और भी भड़क जाए। अगर ऐसा हुआ तो रूस को बड़ी तादाद में सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रूस ने अभी से ही भर्ती अभियान तेज कर दिया है। अमेरिका समेत कई नाटो देशों की अर्थव्यवस्था हथियार बिक्री पर ही टिकी है। अमेरिका तो हथियार बेचकर मोटी कमाई करता है। रूस अमेरिका के हथियारों को बेकार बताकर उसके कमाई के बड़े स्रोत को ही तबाह करना चाहता है।
इन्हीं तमाम कारणों से रूस ने चौथी बार नाटो के कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अहम खबर है, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और रूस में तनाव हो गया है। टकराव बढ़ने की आशंका के बीच पुतिन के करीबी ने एक प्रस्ताव दिया है, ग्रीनलैंड साझा करें दोनों देश। ये कहा गया है राष्ट्रपति पुतिन के करीबी के प्रपोजल। तो सवाल यही है कि क्या बढ़ जाएगा ग्रीनलैंड? रूसी जनरल का प्रस्ताव क्या है, आइए इसके बारे में एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को ग्रीनलैंड साझा करना चाहिए। ग्रीनलैंड को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने। ट्रंप की चेतावनी के बाद नए युद्ध की आशंका है। नाटो से आर्कटिक द्वीप जब्त करने की नसीहत दी गई। और 9 जनवरी को इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटिश एयरफोर्स के साथ हूती के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, जो अब भी जारी है। हूती पर आसमान से बमबारी हो रही है। इजराइल ने यमन में मोसाद को भी एक्टिवेट कर दिया है। अलग अलग जगहों पर हूती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए जा रहे हैं। दरअसल इजराइल की कोशिश 20 जनवरी से पहले हूती के संपूर्ण सर्वनाश की, जिसके बाद बेंजामिन ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि खामनेई भी इसके खिलाफ तैयार है। ईरान ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सौ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हूती के ठिकाने पर बरसता बारूद नहीं थम रहा है। अमेरिका ब्रिटेन की एयरफोर्स के साथ मिलाकर आईडीएफ हूती के अहम ठिकानों को भस्म कर रही है। 9 जनवरी को शुरू हुआ ऑपरेशन हूती अब भी जारी है। ऑपरेशन के चौथे दिन इजरायली फाइटर जेट्स ने 3 जगहों पर बड़े हमले किए। इजराइल ने यमन के हुदैदा बंदरगाह पर बम बरसाए। वहीं रास इस्सा पोर्ट पर जबरदस्त बमबारी की गई। इसके अलावा सना में मौजूद हेजाज पावर स्टेशन पर भी एयर स्ट्राइक की गई। ये सना में मौजूद हेजाज पावर स्टेशन का वीडियो है। पावर स्टेशन पर धमाका देखा जा सकता है, जिसके बाद जबरदस्त धुआं उठता नजर आ रहा है। इजराइल न सिर्फ हूती पर एयर अटैक कर रहा है, बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी यमन में एक्टिव है। ये यमन के अल बायदा का वीडियो है, जहां अचानक गैस स्टेशन में जबरदस्त धमाका देखा गया। ये धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। धमाके से उठा धुएं का गुबार कई फीट ऊंचा है। वहीं इसने एक बड़े इलाके को अपनी जद में ले लिया है। अल बायदा में एक के बाद एक 4 गैस स्टेशन में धमाके हुए। इन धमाकों में 15 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 67 लोग घायल हो गए हैं। दावा है कि इन सभी गैस स्टेशन का इस्तेमाल हूती के लिए किया जाता था। यही वजह है कि इस ब्लास्ट को मोसाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर लगातार हूती को दहला रहा है, लेकिन इसके बाद भी हूती सरेंडर के लिए तैयार नहीं। हमलों का जवाब हूती ठीक वैसे ही अंदाज में दे रहा है। हूती ने एक बार फिर लाल सागर में मौजूद यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर हमला किया। बीते साल 14 दिसंबर को हैरी एस ट्रूमैन युद्धपोत लाल सागर पहुंचा था। लाल सागर में पहुंचने के बाद यह अमेरिकी युद्धपोत पर 5वां हमला है। हालांकि हूती के हमलों में ट्रूमैन युद्धपोत को कितना नुकसान पहुंचा है, इसे लेकर अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इन हमलों ने अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ा दी है।
जिसकी गवाही सेंटकॉम चीफ माइकल एरिक कुरिल्ला का लाल सागर पहुंचना है। दरअसल यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरिल्ला लाल सागर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन युद्धपोत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कमांडर्स से बात की, साथ ही हूती के ऑपरेशंस को लेकर जानकारी दी। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ का लाल सागर पहुंचना किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। माइकल कुरिल्ला के इस दौरे को 20 जनवरी को होने वाली ट्रंप की शपथ से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच गुप्त समझौता हुआ है। 20 जनवरी से पहले हूती के संपूर्ण संहार की तैयारी है। यही वजह है कि हूती के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे। इधर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी बेंजामिन और ट्रंप के प्लान से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में ईरान ने इजराइल के युद्ध और अपने बचाव की तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। इस वीडियो को आईआरजीसी ने जारी किया। वीडियो में ईरान का खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में नजर आ रहा है। इस 1 मिनट के वीडियो में ईरान का खोरदाद कई मिसाइलें दागता नजर आ रहा है। दरअसल ईरान ने खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम से एक्सरसाइज की, जिसमें कई डमी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है। यह ईरान की सैयद 3 मिसाइलों से लैस है। खोरदाद एक साथ 6 मिसाइलों को डिटेक्ट कर तबाह कर सकता है। यह ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को पहचानने में सक्षम है। यही वजह है कि ईरान ने अपने 2 सबसे अहम न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। ईरान ने खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती अराक न्यूक्लियर सेंटर पर की है, जो एक हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है। यहां से हर साल 8 से 10 किलो प्लूटोनियम का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। यह ईरान का यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। पिछले साल IAEA की टीम को यहीं से 83% शुद्ध यूरेनियम मिला था। ईरान जहां अपने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा रहा है, वहीं बड़े पलटवार की भी तैयारी में है। हाल ही में ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें दुनिया को दिखाई थी। इस वीडियो में आईआरजीसी कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ईरानी मिसाइलों के साथ नजर आए थे।